गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेगा क्लासेस की ओर से आप सभी व्यूवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 12 चैप्टर एटम यानी परमाणु के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप पिछले चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों 2013 एनुअल में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है लाइमैन श्रेणी, बी है बामर श्रेणी, सी है पाश्चन श्रेणी और डी है ब्रैकेट श्रेणी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बामर श्रेणी। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है h/पाई जूल सेकेंड, ऑप्शन बी है h/2 पाई जूल सेकेंड, ऑप्शन सी है h पाई जूल सेकेंड और ऑप्शन डी है 2 पाई h जूल सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है h/2 पाई, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन में पूछता है 10⁻14 हर्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 10⁻10, बी है 10⁻15, सी है 10⁻20 और डी है 10⁻25। तो अगर यहाँ से देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे E = h न्यू n, n फोटोन की संख्या है तो n = हो जाएगा E/h न्यू। अब देखिए E जो है एनर्जी उसका मान दिया हुआ है 6.62 बटा H प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 गुना 10⁻−34 और गुना विकिरण ऊर्जा जो है वो है 6.62। तो इसको काटेंगे तो 10⁻34 और ये 10⁻14 यानी कि 10⁻20 आएगा आंसर, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी रहेगा 10⁻20। चलिए चौथा है, ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या होगी। 4 ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या 3 हो जाएगी। ऑप्शन जो है डी रहेगा सही। पाँचवा है, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित किस घटना का उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन और डी है पराकीर्णन। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पराकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में क्या पूछता है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस बल के कारण रहते हैं। ऑप्शन ए होगा नाभिकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षी बल, सी कूलॉम बल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कूलॉम बल, ऑप्शन सी। 7वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। ऑप्शन ए है ऋणाभिष्ट नाभिक का, ऑप्शन बी है धनाभिष्ट नाभिक का, ऑप्शन सी है नाभिक में न्यूट्रॉन का और ऑप्शन डी है परमाणु में धन आवेश के समविभाजन का। सही आंसर होगा बी, धनाभिष्ट नाभिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे ऑप्शन ए है सीधे चले जाते हैं, बी है थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं, सी है बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं और डी रुक जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में क्या पूछा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और उसका कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धनावेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। और नाभिक का त्रिज्या का कोटि पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 10⁻−10 मीटर, बी है 10⁻−12 मीटर, सी है 10⁻−15 मीटर और डी है 10⁻15 मीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻−15 मीटर।
10 में है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है बोर, सी है डाल्टन और डी है प्लांक ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स प्लांक ने। 11 में है हाइड्रोजन का एक परमाणु मूल अवस्था में होता है जब इसका इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए है नाभिक में, बी है अस्थिर, सी है ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में और डी परमाणु से बाहर। ऑप्शन सी होगा सही, ऊर्जा के सबसे नीचे वाले ऊर्जा स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 में क्या है। 12 में दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का ऊर्जा अंतर। ऑप्शन ए है घटता जाता है जैसे जैसे यन बढ़ता है, बी है घटता जाता है जैसे जैसे यन घटता है, सी है बढ़ता जाता है जैसे जैसे यन बढ़ता है और डी है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। और ये जो यन दिया हुआ है वो कक्षा का संख्या दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है ना, जैसे जैसे कक्षा का संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का अंतर घटता जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। 12 नंबर 13 में दिया हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल और प्रकाश के चाल का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए है 1/2, बी है 1/137, सी है 2/137 और डी है 1/237। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1/137। नेक्स्ट 14 में है परमाणु हाइड्रोजन के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होता है। ऑप्शन ए है 1/2, बी है 2, सी है -1/2 और डी है -2। तो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए -1/2, ऑप्शन सी सही होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसको जो है कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए 15 में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। ऑप्शन ए है लाइमेन श्रेणी, बी है बामर श्रेणी, सी है पाश्चन श्रेणी और डी है फुंड श्रेणी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइमेन श्रेणी जो है पराबैंगनी भाग में पड़ती है। 16 में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए है हम्फ्रीज श्रेणी, बी है पूर्ण श्रेणी, सी है ब्रैकेट श्रेणी और डी है लाइमन श्रेणी। देखिए लाइमन श्रेणी अभी आपको ऊपर बताए थे 15 नंबर में, ये लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है, अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। नेक्स्ट 19 में है औरम यानी सोना, जिसका जेड नंबर 79 है और ए नंबर 197 में न्यूट्रॉन का संख्या पूछा। तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे लिख लेगा, ए माइनस जेड करके, ए है 197 माइनस जेड है 79, इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 118, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही। ठीक है। 18 नंबर में पूछता है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, उसके दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है 13.6 बटा यन का स्क्वायर, जहाँ यन क्या है कक्षा का संख्या, कक्षा यहाँ पर दूसरा यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। तो 13.6 बटा 4 करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। 19 में है किसी परमाणु के आयतन तथा नाभिक के आयतन की निष्पत्ति किस कोटि की होती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही, 10⁻15। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है h/2 पाई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। 21 में हाइड्रोजन परमाणु में बोर की निम्नतम कक्षा का त्रिज्या r है, तो बोर के दूसरे कक्षा का त्रिज्या हो जाएगा 4r, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में है अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण क्या था। नाभिक द्वारा लगा आकर्षण बल, नाभिक द्वारा लगा विकर्षण बल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक द्वारा लगा विकर्षण बल। 23 में रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। धनाभिष्ट नाभिक का। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। 24 में है परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं। ऑप्शन ए है नाभिकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी हो जाएगा कूलॉम बल सही। 25 में है बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्णांकी गुणज होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 में परमाणु का आकार पूछा गया है दोस्तों। परमाणु का आकार कितना होता है 10⁻10 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी सही इसका। 27 में पूछा गया है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह कौन सा बल है, तो वह कूलॉम बल हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 28 में पूछा गया है प्रथम 3 कक्षाओं के
त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? प्रथम 3 बोर कक्षाओं के त्रिज्या का अनुपात 1:4:9 हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। 29 में है एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी। एक हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऑप्शन इसका देखिए दोस्तों हो जाएगा बी सही, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन 30 में है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी कम, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 31 में है प्राकीर्णित अल्फा कणों का पथ होता है, प्राकीर्णित अल्फा कणों का पथ होता है अति परवलयाकार, यानी कि ऑप्शन जिसका भी डी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 में है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होता है जब इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए है अपनी कक्षा में घूमता है, ऑप्शन बी है किसी कक्षा के नाभिक से कूदता है, ऑप्शन सी होगा सही इसका ऊंची कक्षा से नीची कक्षा में कूदता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में होता है तब प्राप्त होता है पाश्चन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती है? लाइमन श्रेणी जो है पराबैंगनी भाग में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ए हो जाएगा सही। 35 में है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है जेड स्क्वायर का, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 37 में है परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में है परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा, तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन अवश्य रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 29 में अल्फा कण कौन है? अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन जो है इसका 40 का सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 में पूछता है गामा किरणों का होता है, तो गामा किरण में शून्य द्रव्यमान और शून्य आवेश रहेगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। उसके बाद 42 में है सोडियम परमाणु के स्पेक्ट्रम की प्रथम रेखा का तरंगदैर्घ्य 589 एंगस्ट्रम है। सोडियम परमाणु के प्रथम उत्तेजन विभव होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2.1 वोल्ट आ जाएगा, ऑप्शन ए सही। 43 में किसी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n बराबर 5 मेरी कक्षा का संख्या 5 दिया हुआ है, तो इससे उत्सर्जित होने वाले विकिरण में संभव आवृत्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? 10 हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी होगा। 44 में यदि प्रकृति में मुख्य क्वांटम संख्या n<4 के तत्व नहीं होते तो वे संभावित तत्वों की संख्या होती, ऑप्शन सी होगा सही 60। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन को लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है। हाइड्रोजन को लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है 1215 एंगस्ट्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 46 में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से भाग में पड़ता है? ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही, दृश्य भाग में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 47 में है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग तथा प्रकाश के वेग का अनुपात 1/137, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सूक्ष्म संरचना नियतांक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सूक्ष्म संरचना नियतांक। लिथियम आयन, हीलियम आयन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन स्तर 2 से 1 में जाने पर तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा 4:9:36, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 में क्या है? 49 में दिया हुआ है पराबैंगनी क्षेत्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दीर्घतम तरंगदैर्घ्य 122 नैनोमीटर है, तो अवरक्त क्षेत्र में इसका लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होगा 823.5 नैनोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 50 में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइमन श्रेणी
किस भाग में पड़ता है? पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा दोस्तों सही। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 12वां चैप्टर एटम यानी परमाणु के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने हमारे पिछले ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप पिछले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।